ये फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि किसी भी मैटर से इमिट होती है सारे डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो इसको याद करने का सबसे सिंपल मेथड है कि रेडिएशन क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इमिटेट होती है किसी भी मैटर से इन ऑल डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। देन सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल सोर्सेज, देन सेकेंड इज मेन मेड सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में हम पढ़ते हैं कॉस्मिक रेज और एनवायरमेंटल रेज, इंटरनल रेडिएशन एक्सेट्रा। तो कॉस्मिक रेज क्या होती है, विच ओरिजिनेट इन ऑर्डर आउटर स्पेस आर वीक्ड एज दे पास थ्रू ए एटमॉस्फेयर। मीन्स जो आउटर स्पेस है हमारे अर्थ के, उससे जो रेडिएशन या रेज आ रही है उसको कॉस्मिक रेज कहते हैं, जो कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में आती है वैसे वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। और अगर एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो और ज़्यादा वीक हो जाएगी। देन एनवायरमेंटल रेडिएशन में क्या होगा, इसमें टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, देन सेकंड इज एटमॉस्फेरिक रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात करें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि थोरियम, यूरेनियम एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन रॉक्स एंड सॉइल। आपको भी पता है चट्टानों में, मिट्टी में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। देन एटमॉस्फेरिक रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक रेडिएशन में आ जाएगा रेडियो एक्टिव गैसेस जैसे कि रेडॉन हो सकती है, थोरोन हो सकती है, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। उन पार्टिकल्स या उन गैसेस को बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रेडिएशन। देन थर्ड पॉइंट इज इंटरनल रेडिएशन। इंटरनल रेडिएशन क्या होती है, कम्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव matter stored in the body tissue which are include minute quantities of यूरेनियम, थोरियम। हमारी बॉडी के अंदर भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मैटर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम काफ़ी, जो एक थेरापेटिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में बताया है कि कैसे एक्स रेज, यूवी रेज हमारी बॉडी पे काम करती है, तो वैसे ही हमारे पार्टिकल्स बॉडी के होते हैं, वो भी दोनों इम्पैक्ट करते हैं बॉडी पे। देन नेक्स्ट हेडिंग इज मेन मेड सोर्सेज। मेन मेड सोर्सेज में क्या क्या हो सकता है, एक्सरे हो सकती है जो कि मेडिकल में यूज ली जाती है। देन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो कि हम रिसर्च में करते हैं, ठीक है, बम वगैरह बनते हैं तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से बनते हैं, तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में अगर अपन डिटेल में देखें थोड़ा सा, तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स रिलीज ए tremendous amount of energy in the form of heat, light, ionizing radiation, and many radioactive substance. Example isotopes of carbon and iodine. ये आप सब जानते हैं कि आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, आयोडीन के, और के भी होते हैं। तो वो जो सब्सटेंस होते हैं ना, वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में ही रिलीज होते हैं, ठीक। देन थर्ड पॉइंट है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन बाय डेली अप्लायंसेस, जैसे टीवी से भी निकल रहा है, ठीक है, और अपने रेफ्रिजरेटर से भी निकल रहा है, ठीक है, एयर कंडीशनर से भी निकल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे डेली अप्लायंसेस है कि जिनसे रेडिएशंस निकलती हैं। तो ये तो सोर्सेज की बात हुई है, डेफिनेशंस की बात हुई है। अब बात करते हैं रेडिएशन की टाइप्स क्या होती हैं। रेडिएशंस के टाइप्स मेनली टू टाइप्स होते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन, देन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। सबसे पहले हम आयनाइजिंग रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन विच हैज द एबिलिटी टू पेनिट्रेट द टिश्यू एंड डिपॉजिट एनर्जी विद इन देम। आयनाइजिंग वो होती है जो एबिलिटी रहती है टिश्यूज को पेनेट्रेट करने की और डिपॉजिट होने की, जिसके अंदर मतलब टिश्यू के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन आयनाइजिंग रेडिएशन डिवाइडेड इनटू two groups. First is electromagnetic radiation and then second is corpuscular radiation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एग्जाम्पल सबको पता है, बस थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है।
X-rays और gamma rays are also included in electromagnetic radiation. Then अल्फा बीटा पार्टिकल्स होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? कॉर्पस्कुलर रेडिएशन के अंदर आते हैं. देन अगर हम नोट के रूप में लिखना चाहें, इम्पोर्टेंट के रूप में लिखना चाहें, तो देन अल्फा पार्टिकल्स आर 10 टाइम्स मोर हार्मफुल देन एक्सरेज. तो अब इसको याद कर लेना है आपको कि अल्फा पार्टिकल एक्सरेज से भी ज्यादा बहुत हार्मफुल होते हैं. नॉट ओनली एक्सरेज, बीटा पार्टिकल और गामा रेज से भी ज्यादा हार्मफुल होते हैं अल्फा पार्टिकल्स. देन गामा रेज एंड एक्सरेज हैव शॉर्ट वेवलेंथ एंड अ डीप पेनेट्रिंग पावर और रेडिएशन. तो गामा रेज और एक्स रेज होती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ की होने की वजह से पेनिट्रेटिंग जो होती है इनकी वो ज़्यादा पावरफुल होती है. देन एक्स रेज आर मैन मेड while gamma rays are emitted spontaneously by radioactive elements during the disintegration. ठीक है, एक्स रेज होती हैं वो मैन मेड है, जबकि गामा रेज होती है वो इमिटेट होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू. अब बात करते हैं सेकंड इज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन. नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ लॉन्गर देन दोज आयनाइजिंग. मतलब इनकी जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है. फिर as wavelengths elongated the energy value of electromagnetic radiation decreases. मतलब वाइस वर्षा होता है. अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है रेडिएशन की, देन एक्चुअली ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेडिएशन डिक्रीज हो जाएगी, और अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो रेडिएशन इंक्रीज हो जाएगी. इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ नॉन आयनाइजिंग, मतलब ये दोनों वाइस वर्षा है, सेम एक ही बात मतलब अलग अलग वे में कही जा सकती है. देन इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? ठीक है, रेडिएशन का बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन क्या है? इसका इमीडिएट सोमेटिक इफेक्ट होता है. सबसे पहले तो सोमेटिक में भी 2 टाइप्स है. फर्स्ट इज इमीडिएट इफेक्ट एंड देन सेकंड इज डिलेड, मतलब थोड़ी देर बाद में या कुछ समय बाद में. तो इमीडिएट में क्या हो सकता है? रेडिएशन सिकनेस हो सकती है, अक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम्स हो सकते हैं. ठीक है. डिलेड में क्या होगा? ल्यूकेमिया हो सकता है, फिटल एनोमलीज हो सकती है. फिटल एनोमलीज सब जानते होंगे आई थिंक, फिटस में एबनॉर्मलिटी आना. देन मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है. ट्यूमर के पार्ट होते हैं ना, बेनाइन और मैलिग्नेंट, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर होने के चांसेस हैं. देन शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ, ऑब्वियसली रेज की वजह से हमारी बॉडी में अगर कैंसर होने के चांसेस हो रहे हैं तो लाइफ का तो शॉर्ट होना कम जायज़ है. देन जेनेटिक इफेक्ट में क्या होगा? जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं. ठीक है, रेज की वजह से जो जेनेटिक सीक्वेंस होती है उसमें म्यूटेशंस आने लग जाते हैं. अब बात करते हैं इसको रोका कैसे जा सकता है. प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सरेज एक्सपोजर. देन सेकेंड इज प्रॉपर यूज ऑफ लेड शीट और एप्रॉन. मीन्स जब भी हम रेज के एक्सपोजर में जा रहे हैं तो शीट जो होती है वो यूज करें, एप्रॉन यूज करें, और कोशिश करें कि कम से कम हम रेज के एक्सपोजर में जाएं. देन वर्कर्स मस्ट वियर द फिल्म बैंडेज, मतलब जो वहाँ पे रेस के ही एरिया में काम करते हैं तो उनको अपना प्रोटेक्शन रखना चाहिए. ठीक है, फिल्म अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स कह सकते हैं या अप्लायंसेस आते हैं जिनको जो प्रोटेक्शन के यूज में काम लिए जा सकते हैं. देन पीरियोडिकली मेडिकल एग्जामिनेशन, टाइम टू टाइम अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए कि हमें रेस की वजह से कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं इंटरनल. देन रेगुलर वर्किंग आवर्स और रिक्रिएशन हॉलीडेज, मीन्स जो रेगुलर वर्किंग आवर्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप लेते रहना चाहिए. हॉलीडेज को मेंटेन करना चाहिए, टाइम टू टाइम हॉलीडेज लेना चाहिए. मस्ट बी एंश्योर टू वर्कर्स टू मेंटेन देयर स्टेज ऑफ हेल्थ, मीन्स अपनी हेल्थ के स्टेट को मेंटेन करने के लिए सब फॉलो करना चाहिए. अब बात करते हैं रेडिएशन की यूनिट क्या होती है. तो ये जो यूनिट होती है वो बैक्टीरियल में BQ, इसका साइन है BQ, तो बैक्टीरियल में एक्सप्रेस की जाती है. पोटेंसी ऑफ रेडिएशन क्या है? 3, इसके 3 तरीके होते हैं.
जिसके अंदर हम इसको मेज़र कर सकते हैं। पहला पहला है रोंटिंगन, दूसरा है रेड और तीसरा है रैम। ये तीनों अलग अलग मेजर्स हैं जिसके अंदर हम इनको मेज़र करते हैं रेडिएशन को। ये हम इन शॉर्ट में हमने रेडिएशन को कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर फर्दर डिटेल चाहिए, थोड़ा सा क्यूरी है, तो आप रेफरेंस बुक को प्रेफर करें। पोर्टल पे जो आपके वीडियोस और ई नोट्स अपलोड होते हैं उनको चेक करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वी विल डिस्कस इन प्रॉब्लम क्लासेस। थैंक यू।